अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक टर्न की अगर बात होती है, आइए एक टर्न की बात होती है तो क्या था, फॉर्मूला आया था हमारा कि फाई इक्वल टू एल आई, ये आया था। ठीक है, अगर वहीं पे इफ देयर इज n turns in the solenoid, अगर सोलिनॉइड में एक टर्न तो होता नहीं है बाबू, ऑलरेडी बात कर चुके हम लोग। ये जो सोलिनॉइड जिसका एग्जाम्पल लिए थे इसमें तो बहुत सारे टर्न्स होते हैं, ये पता है हमें। तो n टर्न्स हैं, अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है कैपिटल N, ठीक है, तो आपको पता है एक टर्न से फाई इतना, तो n टर्न से कितना हो जाएगा n फाई। आपको पता है फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है तो n टाइम्स हो जाता है, ठीक है, बता चुके हैं पहले भी। इक्वल टू आपका आ जाएगा एल आई, है ना। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है, जहाँ से आपको हाँ ये n फाई अपॉन में आ जाएगा ये आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उतार लीजिए, ये आगे उसी में सेल्फ इंडक्टेंस चल रहा था ना, तो ऑलरेडी उसी में n टर्न्स होंगे, तो क्या करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग का सेल्फ इंडक्टेंस जो लिखवाए थे उसी में आगे ये ठीक है, उतारिए जल्दी। जो सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ रहे थे ना उसी में आगे है, उसी का पार्ट रह गया था। एक टर्न के लिए सब कुछ हम लोग करके गए थे, n टर्न्स में ये हो जाएगा। तो EMF इंड्यूस कितना हो जाएगा इसमें, तो EMF इंड्यूस्ड इन दिस केस, इस केस में आपका EMF इंड्यूस्ड E इक्वल टू माइनस क्या होता है डी फाई बाई डी टी, है ना। तो आप वैल्यू डाल सकते हो यहाँ से उठाकर, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो EMF देखो, EMF जो होता है ये आपका होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ से n फाई है, देखो, तो EMF इक्वल टू अगर n है तो क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू एल आई बाई, देखो फाई इक्वल टू, यहाँ से फाई इक्वल टू एल आई बाई एन, तो एल बाई एन अंदर, बाहर में, अंदर में क्या हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ आपको, आ जाएगा माइनस ऑफ एल बाई एन डी फाई बाई डी टी। इस बात को याद रखना बेटा, ठीक है, लिख लो। एल और एन कांस्टेंट रहेगा। एल होता है इंडक्टेंस ऑफ द ये सोलिनॉइड, जो इंडक्टर भी इसको बोलते हैं,
और n तो नंबर ऑफ टर्न्स है, जो कांस्टेंट रहेगा तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए। यहाँ तक लिखने के बाद ये उसी का पार्ट रह गया था जो हम लोग कर लिए, ठीक है, जो कर रहे थे मतलब लगभग करके गए थे, थोड़ा बचा था। नेक्स्ट है बेटा, लिखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, ये तो जनरल फॉर्मूला निकाले हो। अब तुम्हें एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, कैसे निकालेंगे, ये देखते हैं, ठीक है। तो लिखिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, ठीक है बाबू। इधर देखो, एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस, मान लो ये सोलेनॉइड है, ठीक है, और इसमें करंट जा रहा है I, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि इसका लेंथ जो है, या फिर आप एक ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ना करके एक काम करो कि इसको एक मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर वाउंडेड कर दो, तब भी एक सोलेनॉइड ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, ऐसा। अब इसमें करंट को फ्लो करा दीजिए, यहाँ से इनसाइड से ऐसे जाके करंट ऐसे, ठीक है। तो इसमें करंट ऐसा होगा, आपको पता है, ये बाहर वाला है, ये अंदर वाला में कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो, ऐसा अगर करंट है, ऐसा करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का डायरेक्शन हो जाता है इनसाइड में, ठीक है, इस तरह से। अब क्या आपका प्लीज बात नहीं, जैसे मान लो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है L, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, द लेंथ, let the length of the solenoid equal to आपका L है बाबू, the cross sectional area of the solenoid equal to A मान लेते हैं, ठीक है। number of turns in the solenoid equal to n मान लो, ठीक है। एक और चीज मान लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n, तो डेट इज n की वैल्यू क्या, n क्या है आपका, स्मॉल n है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मतलब पूरा लेंथ L जो है, देखो यहाँ से यहाँ तक, ये L लेंथ में कितने टर्न्स तुमने माना है, कैपिटल N, तो पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है, स्मॉल n। स्मॉल n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N/L, कैपिटल N/L। ये सारी बातें हम लोग ये मान लिए, ठीक है। आपको निकालना है बाबू, सिंपल सी बात है, हमें निकालनी है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड निकाल रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स। इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा फ्लक्स।
तो देखो इधर देखो, कहीं एक जगह ध्यान से देखो, एरिया, भाई फील्ड याद होगा, सोलिनॉइड पढ़ चुके हैं। सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, बाहर क्या माना जाता है, टेंड्स टू 0। सिर्फ किधर होता है, इनसाइड। कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, याद है। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कह रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द, अब ये इनसाइड ही होता है तो लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो, द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फॉर द सोलिनॉइड, डायरेक्ट लिखो, ठीक है, सोलिनॉइड। ये कितना होता है बाबू, B = म्यू नॉट टाइम्स एन आई, ये होता है, जहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I क्या होता है, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, और म्यू नॉट तो पता ही है क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर वैक्यूम जो भी कहो, ये होता है आपका B का वैल्यू, ठीक है। अब देखो, द फ्लक्स थ्रू सिंगल टर्न, देखो बाबू, इसमें से एक टर्न को कंसीडर करो, प्लीज इसको देखना, एक टर्न इधर, एक टर्न को कंसीडर करो। एक टर्न से जितने फील्ड लाइंस गुजर जाते हैं उसी को, एक पूरी इस एरिया से जितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर जाएंगे उसी को इसका फ्लक्स कहते हैं। वो कैसे निकालते हो, B.A, याद है। तो आप एक टर्न के लिए फ्लक्स निकालोगे, मान लो फाई डैश, मैं मान लेता हूँ उसको, वो कितना हो जाएगा, तो B.A, ध्यान से देखना। तो देखो फील्ड के फील्ड लाइंस कैसे है, देखो एरो यहाँ दिया हुआ, फील्ड लाइंस अंदर में इधर से उधर है, तो एक एरिया से फील्ड लाइंस ऐसा गुजर रहा है, तो आपको एरिया वेक्टर जो इस पर डालोगे, ऐसे डालोगे, नहीं तो ऐसे डालोगे, तो एरिया वेक्टर ऐसा डालो कि हमें ज़्यादा सुविधा मिले। तो भाई B इधर की तरह डायरेक्शन इधर ही डाल लेते हैं, दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो वो तो एरिया वेक्टर अपने ऊपर होता है ना, ये पता है हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही। तो फाई डैश कितना आ जाएगा बाबू, तो यह आ जाएगा BA cos 0। तो फाई डैश की वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू डाल लो, कितना है, म्यू नॉट NI इंटू A, cos 0 का वैल्यू 1, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो एक टर्न से तुम्हारा ये फ्लक्स हो गया, तो कितने टर्न्स माने हो, n टर्न्स, तो n से क्या हो जाएगा बाबू, गुना हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द सोलिनॉइड, ठीक है, थ्रू द सोलिनॉइड, ये कितना आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा फाई, मान लो ये आ जाएगा N फाई डैश, N गुना क्या हो जाएगा, फाई डैश। अभी देखते चलो, लिख लेना बाद में, मैं लिखवा दूंगा नोट्स, ठीक है। इधर देखिए, तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी N, और फाई डैश की वैल्यू देखो ऊपर में है, कितनी है, म्यू नॉट NI A, उस वैल्यू को पुट कर दो, तो N टाइम सबको सजा के लिख देते हैं, एक काम करते हैं, देखो आगे पीछे करके, देखो म्यू नॉट, ठीक है, फिर से N, और फिर से कैपिटल N I A, ये आ गया हमारा टोटल फ्लक्स। समझ आया, कोई दिक्कत, आ जाइए, ठीक है, ये आ गया बाबू क्या, फ्लक्स। तो अभी पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर यहीं से हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट्स बना लो, देखिए इसको आप लिखना शुरू करिए, ठीक। चलो इधर देखो बाबू, अब इसी के वो एलोबरेट और आगे कर देते हैं हम लोग। तो फाई की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। इधर देखिए, हमें क्या निकालना था, तो द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड, ठीक है बाबू। ये कैसे निकालोगे, तो L = फॉर्मूला क्या होता है, फाई अपॉन आई, पढ़ चुके हैं कल बोले तो फ्राइडे को, ठीक है।
तो याद देखो L इक्वल टू फाइव का वैल्यू डालो, म्यू नॉट एन आई ए अपॉन में आई से आई आपका गॉन हो गया, तो L इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट एन ए। ये आपका आ गया सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ये किसके टर्म में आया, तो स्मॉल एन के टर्म में। ठीक है, आप चाहो तो इसको फुल्ली स्मॉल एन के टर्म में भी लिख सकते हो। कैसे बताओ, याद करो। अभी दोनों के टर्म में पहले लिखते हैं। देखो इधर देखने ध्यान से, यहाँ तक तो आ गया है। इधर देखो, एज वी नो दैट, क्या जान रहा है, एन क्या है बाबू, एन बाई एल है ना। तो कैपिटल एन को आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल एन इंटू एल। तो पुट कर दो कैपिटल एन की तरह, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बोलो, एन की जगह डालोगे कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन एल, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर बोलो एल इंटू ए। तो बेटा एक फॉर्म ये हुआ। और कैपिटल एन के टर्म में भी ला सकते हो, कैसे बता दो। तो एल इक्वल टू देखिए एन को क्या डालोगे बाबू, एन बाई एल। तो यहाँ आप अगर डालेंगे तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। तो ये भी आपका एक फॉर्मेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो लिख लीजिए, थोड़ा सा नीचे कर दें, छोटा कर दें। हाँ, यहाँ से लिखना था ना, हाँ तो लिख लीजिए। अब देखो हो गया। इधर तो इधर देखो बाबू, ये अपना आ गया एल का वैल्यू। ध्यान से समझो, अगर जरूरी नहीं है कि जो सोलिनॉइड था उसके बीच में, देखो हमने क्या माना था, क्या माना है, एक हमने क्या डाला है, एक रॉड, याद है ना, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल है। वो जैसे पढ़े हैं ना, मैग्नेटिक मटेरियल होता है, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ये सब बढ़िया है। पैरा से भी अच्छा क्या है, फेरो है। तो मैग्नेटिक मटेरियल को अगर डालोगे तो अच्छा मैग्नेटाइज होगा, है ना, और अच्छी मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करेगी। तो उससे क्या है, अगर बीच में देखो सोलिनॉइड के बीच में जो मीडियम है वो अगर एयर है तो ये फॉर्मूला है, क्योंकि म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर और वैक्यूम। अगर याद अभी देखिए, जैसा जो मैंने डायग्राम बनवाया है उसमें क्या है, उसमें एयर और फ्री स्पेस नहीं है, तो उससे क्या कुछ ना कुछ परमिएबिलिटी होगा। मान लेते हैं उसकी परमिएबिलिटी क्या है, म्यू एम या म्यू। ठीक है, तो लिखिए आगे कि इफ द मीडियम इनसाइड द सोलिनॉइड, if the medium inside the solenoid is except then air, vacuum और free space, air, vacuum और free space
द मीडियम इनसाइड द सोलिनॉइड इज एक्सेप्ट देन छोड़कर क्या, एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस, देन द सेल्फ इंडक्टेंस विल बी क्या हो जाएगा बेटा देखो, तो L की जगह आप क्या रखोगे बोलो तो, L की जगह करें, सॉरी L इक्वल टू क्या लिखोगे, म्यू नॉट की जगह क्या लिखोगे, म्यू m, है ना, तो म्यू m और साथ में तो सब कुछ बाकी वही रहेगा, n स्क्वायर a अपॉन में L, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, याद है रिलेटिव परमिएबिलिटी पढ़ाए थे, कितना, क्या, म्यू आर इक्वल टू क्या था, म्यू एम अपॉन में म्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ से म्यू एम इक्वल टू क्या हो जाता था, म्यू आर टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, तो आप म्यू एम को ये भी लिख सकते हो, म्यू आर टाइम्स ऑफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, ठीक है। यार सब कुछ थोड़ा देर बाद हो सकता है, थोड़ा देर क्या हो गया, हाँ देखो इधर, म्यू एम इक्वल टू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है बाबू। और यहाँ म्यू आर क्या है, तो ये है आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो सुनना, अगर बाबू उस जो मीडियम डाले हो ना उसका परमिएबिलिटी पता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एंड अगर ध्यान से देखिए, अगर वो नहीं पता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी हमको पता है, अक्सर ये देता है, तो आप फिर से क्या है, फ्री स्पेस के परमिएबिलिटी के टर्म्स में भी फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर ये सिर्फ पता है तो फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए, सिर्फ मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, घर पे जाके सारा चीज़ों को रिवाइज करा करिए, ठीक है। बार बार रिवाइज कर लीजिए ताकि चीज़ें आपका होके रहे, कॉपी का नहीं तो कॉपी में तो सबके रहता है ना। तो प्लीज़ उसको जाके रिवाइज करिए बार बार। अभी जितना मेहनत कर लेंगे एंड में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा गुड मार्क्स पा जाएंगे आप, कोई बड़ा बात नहीं है मार्क्स लेना। और आगे जो भी आप साइंस के साथ प्रोसीड करेंगे ऑनर्स तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे से, अगर अच्छा रहेगा 12th का आपका नॉलेज, तो आगे आपको हेल्पफुल नहीं होगा और इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होगा। तो वक्त आ गया है कि आप अच्छे से थोड़ा पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि 4-5 महीने बाद फिर आपका पेपर है। चार 5 महीने तो नहीं, कितना है, अक्टूबर चल ही रहे हैं, सॉरी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, वही 4-5 महीना सही बोले, ठीक है। तो चलो अब हेलो, इधर देखिए, यहाँ पर ख़त्म होता है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अगली हेडिंग है म्यूचुअल इंडक्शन, हेडिंग डालिए जल्दी से, म्यूचुअल इंडक्शंस। तो देखो बाबू, प्लीज समझना ज़रा, इधर देखिए, अभी जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखो। जैसे एक कॉइल था, इधर देखो, कॉइल ही अब इसको कहते हैं, सोलिनॉइड को इंडक्टर या कॉइल बोलते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर की भाषा में इसको इंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, जिसका खुद का क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, जो हमें निकालने आ चुका है, ठीक है। इधर देखिए, इसको मैंने क्या कहा था, मान लो इसमें करंट आई जा रहा है, ठीक है,
इधर प्लीज समझना, अगर आई जा रहा है तो देखो आई अगर चेंज होगा, आई अगर आप चेंज करते हो तो क्या चेंज होगा बोलो? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा जो इसके इनसाइड में रह रहा है, समझ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। अब फ्लक्स चेंज होगा तो आपको पता है कि किसी कॉइल से अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, और उसके वजह से अगर क्लोज सर्किट बनता है तो करंट भी इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो ये खुद से ही खुद में ईएमएफ जनरेट होना है ना, खुद का एक प्रॉपर्टी जिसके वजह से ईएमएफ एक जनरेट कर लेता है, और खुद के ही चेंज को, जैसे क्या की वजह से, किस में चेंज की वजह से सब कुछ हो रहा है, आई में चेंज, तो उसको अपोज करना शुरू कर देता है। उसी को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ऑलरेडी हम पढ़ लिए, सारी कहानी जान गए। अब सुनना ध्यान से, इसी जगह अगर ध्यान से देखो, अगर एक कॉइल ये है, ठीक है बेटा, और दूसरा कॉइल आपका ये है, इसमें करंट है I1, ठीक है। मान लो अभी फिलहाल I ही रखते हैं, चलो I रखते हैं, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि इसका फ्लक्स जो है लिंक्ड होगा, इससे भी फ्लक्स लिंक्ड होगा, क्योंकि कोएक्सियली या आसपास रखा होगा तो कुछ ना कुछ लिंक्ड होगा। ऐसा रखा हुआ है कि मान लेते हैं कि मैक्सिमम लिंक्ड हो रहा है, सपोज दैट। अब देखो अगर आई में चेंज आएगा, आई में चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब खुद का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या मतलब? फ्लक्स चेंज होगा। तो अब इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स है, कुछ फ्लक्स इसमें भी जाके इसका फ्लक्स का एक वैल्यू मिलेगा, वो फ्लक्स में भी चेंज आएगा। तो देखो चेंज इसमें हो रहा है, लेकिन इसके वजह से इसमें भी फ्लक्स का क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। अब सुनना ध्यान से, म्यूचुअल वर्ड का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के, हाँ समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब अगर इसमें चेंज आ रहा है, इसके वजह से इसमें भी चेंज आ रहा है, तो फ्लक्स कहीं भी चेंज होगा तो क्या इंड्यूस्ड होगा? एक ईएमएफ। तो देखो इसमें तो करंट भी नहीं है, करंट है इसमें, चेंज हो रहा है इसमें, सारी कहते हैं कि माथा पिच्ची है इसकी, लेकिन इफेक्टेड हो रहा है ये, अफेक्टेड हो रहा है ये, ठीक है। तो इसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और वो ईएमएफ इसके फर्दर जो मतलब कि जो कारण था फ्लक्स में चेंज का, वो क्या था? करंट। तो करंट के चेंज को क्या करेगा? अपोज। और इस प्रॉपर्टी को कॉइल के, मतलब कि कह सकते हो कि इंडक्टर के इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। जो दूसरे के वजह से इफेक्टेड होकर खुद में एक ऐसा प्रॉपर्टी जनरेट करता है जो फर्दर जिसके वजह से ये एग्जिस्ट हुआ, उसी को क्या कर रहा है? अपोज। तो ये कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टर। आई थिंक कोई दिक्कत की बात नहीं है ना बेटा? तो पहले तो डेफिनेशन लिखो, फिर कहानी करेंगे, अच्छे से गढ़वाएंगे, ठीक है। तो लिखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल और इंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल और इंडक्टर ड्यू टू विच the induced EMF in it, the induced EMF in it opposes the further change in current, further change in current in another coil or inductor, in another coil or inductor, ठीक है, अनदर कॉइल और इंडक्टर, कॉमा देके, बिकॉज ऑफ विच WHICH विच इट प्रोड्यूस्ड, जिसके वजह से ये प्रोड्यूस्ड हुआ था, इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस, इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। यही प्रॉपर्टी कॉइल का कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है बाबू। अब सुनना, इधर देखो, जैसे मान लो ये कॉइल
1 फर्स्ट था, ये कॉइल सेकेंड है, इसमें करंट I1 है। इसी चीज़ को नीचे भी मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये फर्स्ट कॉइल, ये सेकंड कॉइल, देखो इसमें करंट मान लेते हैं I2। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर इसमें भी लिंक्ड होगा ना भाई, इसमें करंट बह रहा है, इसकी वजह से फ्लक्स जो निकला वो इससे लिंक्ड हुआ। तो अगर इसमें करंट कोई बह रहा है तो उसके वजह से फ्लक्स इसमें भी लिंक्ड होगा। और ये जो काम कर रहा है इसका पोजीशन चेंज का, तो अगर I2 में कोई चेंज हो रहा है उसके वजह से इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा। I2 में चेंज आया तो फील्ड में चेंज आया, फील्ड में चेंज आया तो फ्लक्स में चेंज आया, इस फ्लक्स में चेंज आया तो इसके फ्लक्स में चेंज आया, इसके फ्लक्स में चेंज आया, तो एक इंड्यूस्ड हुआ ईएमएफ। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कर रहा है, फर्दर चेंज को क्या कर रहा है, अपोज। दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट्स इट। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं? तो प्लीज भाऊ पहले ये दोनों बनाओ। देखिए इधर देखो बाबू, सुनना। मान लेते हैं सेकेंड कॉइल में जो फ्लक्स लिंक्ड हुआ वो φ2 है, ठीक है। तो देखो φ2 जो है डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है, इसका फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके करंट पे। मतलब आप क्या लिखेंगे, I1, ठीक है। तो यहाँ से देखो φ2, यहाँ से जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटा के इक्वलिटी का साइन को लाते हो तो वहाँ भी एक कांस्टेंट गुना हुआ सा L, यहाँ क्या हो जाएगा M। तो M कौन सा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल ड्यू टू या विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। समझ आया? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। कहाँ ध्यान है यार, गंगा बह रही है, तुम नाली में नहा रहे हो। हे भगवान, चलो इधर देखो। तो φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाबू ध्यान दीजिए, आप ही के लिए बता रहे हैं। तो φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, I1 के। तो बेटा यहाँ से M21 का मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल, या यू कैन से दैट इन अनदर वर्ड्स कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। बात एक ही है, ठीक है। और साथ में आ जाएगा I1, ठीक है। तो यहाँ से ये फाई का वैल्यू आ गया, तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो M21 इक्वल टू φ2 बटे I1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से देखो सिमिलरली, देखिए सिमिलरली φ1 जो है, देखो फर्स्ट कॉइल का, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो फर्स्ट कॉइल का जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, I2 के। तो φ1 इक्वल टू M12, ये क्या बताएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड कॉइल। ये है बेटा I2, तो यहाँ से M12 इक्वल टू φ1 अपॉन I2, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए। अच्छा सॉरी बोलना चाहिए ना। इसमें आप लोग भी एरो दे देना, ऐसा फील्ड का डायरेक्शन जैसा हम माने करंट उसके अकॉर्डिंग आएगा, तो ये अपना ऐसा हो जाएगा।
एरो दिए नहीं भी दोगे तभी चलेगा, लेकिन दे दो, ठीक है। क्या बोले? हाँ देखो, जैसे ये करंट है ना, ये इनसाइड या आउटसाइड, ये करंट इनसाइड या आउटसाइड, तो ऐसे करोगे तो ये फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, तो इस तरफ, यानी तो फील्ड जो जाएगा तो इसको भी, इसके होते हुए भी बगल अगल से तो होते जाता है ना, तो उसके अंदर में दायरा में ये आ गया, ठीक है। इस वजह से सिर्फ निकलेगा तो अटैच्ड होगा, इंटर होगा तो नहीं होगा, तब भी हो सकता है बाबू, ठीक है। चलो हो गया। अब एक और बात सुनो, इसी में अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट कॉइल में टर्न्स कितना है N1 और सेकेंड कॉइल में टर्न्स कितना है N2, तो लिखो बाबू यहाँ के आगे, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल कहो या उसको इंडक्टर कह दो, ठीक है, एक ही बात है, इज N1, ये लिखना बेटा, N1 कैपिटल N1, ठीक है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंड कॉइल, कॉइल कहो, इंडक्टर कहो या फिर सोलिनॉइड कहो, बात एक ही है, ठीक है, इन द सेकेंड कॉइल इज N2, ठीक है बाबू। तो बताओ वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ था नहीं फॉर्मूला, यहाँ देखो ये वाला, ये फॉर्मूला, ये क्या था, φ2 इक्वल टू M21 I1 था ना, तो देखो φ2 अब क्या हो जाएगा, 1 से φ2, तो n से कितना, n टाइम्स बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, n φ2 हो जाएगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं फॉर्मूला n φ2, ठीक है, इक्वल टू M21 I1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और सिमिलरली दूसरा वाला क्या हो जाएगा, तो सिमिलरली आपका हो जाएगा बाबू, देखो सिमिलरली, सॉरी एंड क्या बोले, हाँ नंबर ऑफ टर्न्स, ये किससे जो हम लोग कर रहे हैं, सेकेंड वाले से, हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये N2 हो जाएगा, सही बात है। तो ये सेकेंड वाला है तो N2, सिमिलरली फर्स्ट वाले का कितना हो जाएगा बाबू, N1, और कौन सा है φ1, तो देखो φ1 इक्वल टू M12 I2, ठीक है, तो लिख लीजिए। हो गया, ठीक है, 1 सेकेंड में हम आ गए, तब तक आप लोग रिवाइज करो पिछला। यहाँ देखो, तो यहाँ पर ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का बेसिक खत्म, ठीक है। जैसे वहाँ पर हम लोग क्या निकाला है बताइए, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, और किसका सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था, एक सिंगल सोलिनॉइड का, आते ही, ठीक है ना आज। उसी तरीके से यहाँ पर हम निकालेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कोएक्सियल सोलिनॉइड, तो हमें हमारे सिलेबस में वो पढ़ना है, तो हेडिंग डालिए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कोएक्सियल सोलिनॉइड, ठीक है।
म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। देखो बाबू, कोएक्सियल का मतलब, देखो दो तीन चीजें हैं जो मैं पूछना चाहूंगा। कोलिनियर, कोप्लेनर, कोएक्सियल, कंसेंट्रिक, ये सब का मतलब क्या होता है? कोएक्सियल का मतलब एक ही एक्सिस, ठीक है, बहुत बढ़िया, यही बात होती है। कोलिनियर एक ही लाइन पे, कोप्लेनर एक ही प्लेन में, ठीक है। और कंसेंट्रिक का मतलब होता है एक ही सेंटर, अगर दो सर्कल है या दो स्फीयर है एक ही सेंटर, ठीक है। तो देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, तो देखिए इधर, देखो पहला सोलेनॉइड, देखो कुछ ऐसा हम लोग लेते हैं, ध्यान से देखना बाबू। ठीक है, एक सोलेनॉइड ऐसा है, ठीक है। और दूसरा मान लेते हैं कोएक्सियल है, तो कुछ इसी पर होगा, डॉटेड ले लेते हैं दूसरे कलर में। समझना जरा, देख लेना भाई, ठीक है। इसी में मान लो दूसरा है छोटा रेडियस वाला, ठीक है। एक बड़ा रेडियस वाला, देखो ऐसा, ध्यान से मैं इसको देख लें, इसको कुछ इस तरह से बड़ा रेडियस वाला और ऐसा, ठीक है। और दूसरा जो है वो छोटू रेडियस वाला और कुछ इस तरह का, ठीक है। उसी के अंदर एक ही एक्सिस है दोनों का, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक ही एक्सिस है, ठीक है। अब पहले तो इसको बनाओ, फिर कुछ कंसीडर करते हैं। लेंथ दोनों का है L, ठीक है। इधर देखो, द फ्लक्स लिंक्ड। अच्छा एक और बात, इधर देखो, इसमें करंट मान लेते हैं I1 और इसमें करंट मान लेते हैं I2। तो ये I1 यहाँ से निकलेगा और ये I2 यहाँ से निकलेगा। तो एक और बात लिख लीजिए, कंसीडर द करंट इन फर्स्ट कॉइल या सोलेनॉइड इज I1, the current in first coil is I1 and the current in second coil is I2, ठीक है। चलिए, तो द फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंड कॉइल, ध्यान से देखो बेटा, सिर्फ बोर्ड पे अभी उतारना नहीं है, ठीक है। समझ लोगे तो उतारना वाला काम बादों में हो सकता है, नहीं भी उतारोगे तब भी चलेगा, लेकिन किताब में सब लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ आते हैं आप सिर्फ मेरे साथ कम्युनिकेशन किस चीज़ के चाहते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो देखो, द फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। देखो बाबू, मान लेते हैं फर्स्ट कॉइल में जो करंट है I1, देखो बड़ा वाला में, ठीक है, पीला वाला में, येलो वाला में,
उसमें जो I1 करंट है उसके वजह से सेकंड में कितना लिंक्ड हो रहा है फ्लक्स, ये हम निकालने जा रहे हैं। तो कैसे निकालोगे, तो मान लो सेकंड का निकालने हो तो φ2 नाम देंगे, φ2, ठीक है। φ2 आपका फ्लक्स निकालना है तो ध्यान से देखो, तुम क्या क्या करोगे, B.A। तो यहाँ तो बार बार हम कह रहे हैं कि एंगल क्या हो रहा है 0 डिग्री, तो क्या उसको बार बार लिखने की जरूरत है, नहीं, आपको पता है। तो B कौन सा, किसका B, फर्स्ट का, तो फर्स्ट का B क्या क्या लिखोगे, B1 इंटू एरिया किसका, सेकेंड का, सेकेंड कॉइल में ड्यू टू फर्स्ट, तो फर्स्ट की वजह से सेकेंड में, तो एरिया किसका, सेकेंड का, तो सेकेंड का एरिया क्या माने हो, A2, देखते चलो, तो B1 A2, ठीक है बेटा, अब देखते चलो। और बताइए उसमें टर्न्स कितना माने हैं, बोलिए, अरे सेकेंड का टर्न कितना है, N2, तो क्या वो आप गुना करेंगे, एक में इतना होगा तो N2 में गुना कर दिया, ठीक है। तो N2 B1 A2, ये आ गया आपका क्या, बोलो, द फ्लक्स लिंक्ड विथ द सेकेंड कॉइल ड्यू टू, बोलो, फर्स्ट कॉइल। समझ में आ रहे हैं, चलिए, तो इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर लो बाबू। तो φ2 इक्वल टू B1 को क्या लिखोगे, बोलो, μ0 आगे Ni1, N इसका क्या है बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द फर्स्ट कॉइल कितना है, स्मॉल ये N1, क्या था, N1, तो स्मॉल N1, तो μ0 N1 I1 हो जाएगा, और साथ में गुना क्या हो जाएगा बाबू, N2, साथ में गुना एक और क्या हो जाएगा, A2। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन कोई खास नहीं है, समझ में आ रहा है। ये आ गया φ2, ठीक है। अब हम आपको फॉर्मूला निकलवा चुके हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का, उल्टा पीछे देखो क्या था, M किसका, बोलो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। ये कैसे निकालते हैं, तो देखो लिखवाए हुए हैं, φ2 अपॉन में I1, तो लिखिए, देखिए φ2 अपॉन में I1, तो बेटा देखो φ2 का वैल्यू आपके पास है μ0 N1 N2 I1 A2 अपॉन में I1, तो I1 से I1 कैंसल, तो M21 आपका कितना आ गया, μ0 N1 N2 A2, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। सुनो, इसको तुम पहले देख लो फिर लिखना, इसको तुम आप दोनों के टर्म में लिख सकते हो, याद है वहाँ भी निकलवाए थे, एक स्मॉल n के टर्म में और एक कैपिटल N के टर्म में। तो स्मॉल n के टर्म में लिखना चाहोगे तो कैसा हो जाएगा, दो पूरे को स्मॉल n के टर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे करोगे, तो देखो आपने क्या लिखा है, N2 को बदल सकते हो, देखो कैसे, तो N2 इक्वल टू, तो हम लोग क्या जानते हैं, N2 अपॉन में L, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंड कॉइल पर यूनिट लेंथ को कैसे कहोगे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंड कॉइल बट्टे में लेंथ। तो यहाँ से देखो ध्यान से, तुम्हें N2 को चेंज करना है बेटा, तो N2 इक्वल टू क्या बोलोगे, N2 स्मॉल N2 इंटू L, इसको पुट कर दो इसमें, तो M21 इक्वल टू क्या आया, μ0 N1 N2, देखो N1 N2 L इंटू A2 आ गया आपका किसके टर्म में बताइए, स्मॉल n के टर्म में। आप कैपिटल n के टर्म में भी आप ला सकते हैं, जल्दी से बता दो कैसे लाओगे, तो N1 को किसके टर्म में लाना होगा, या दोनों को कैपिटल N के टर्म में ला देंगे, तो देखो कैसे करेंगे। तो एक और चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक तो तुम्हें पता ही है, यहाँ से देखो, अच्छा यहाँ से क्या, इसको रहने दो ना, नेक्स्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे, तो बाबू देखो N2 को तो लिख सकते हो N2/L, वैसे ही सिमिलरली बताओ N1 को क्या लिख सकते हो, N1/L लिख सकते हो, क्या लिखोगे, N1/L, क्या हो गया दिमाग में कुछ और आएगा तो ये सब होबे करेगा।
पढ़ाई के समय सिर्फ उधर मेरा ध्यान कहीं जा रहा है, नहीं जाएगा ना। चलो देखो अब N1 इक्वल टू कैपिटल N1 बाई L, ठीक है बाबू, इसको पुट कर दो, दोनों को वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। तो देखो M21 इक्वल टू म्यू नॉट, अब बताइए N1 को क्या लिख सकते हो, N1 बाई L, और इसको क्या लिख सकते हैं, N2 बाई L। तो N1 N2 होगा है L स्क्वायर, नीचे में L बाई L क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, तो L से L कैंसल, तो सिर्फ क्या बचेगा A2, क्या बचेगा एक L। कोई दिक्कत है नहीं तो लिख लीजिए। तो अब आपको मैं नीचे कर दे रहा हूं, लिख लीजिए सर, लिखिए। इधर देखो, जैसे ध्यान देना, अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस हम किसका निकाले, ध्यान से देखिए, सेकेंड कॉइल का ड्यू टू फर्स्ट कॉइल निकाले हैं। जो ये वाला फॉर्मूला किसके टर्म में निकाले हो, स्मॉल एन के, ये वाला फॉर्मूला कैपिटल एन के, ठीक है बेटा। इन दोनों फॉर्मेट में हम लोग किसके लिए निकालेंगे, फर्स्ट कॉइल में सेकेंड की वजह से, और देखना दोनों सेम आएगा, M21 और M12 दोनों सेम आता है, ये कहलाता है थ्योरी ऑफ रेसिप्रोसिटी, है ना। तो ये पढ़ेंगे हम लोग कल, ठीक है। तो स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, पढ़ाई लगातार करते हैं, ठीक है। चलिए।